अश्विनी वैष्णव जी जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वैसे तो साहब आपके पास भारी भरकम और भी मंत्रालय हैं, लेकिन रेल बजट से जुड़ा हुआ हमारा ये सेशन है, इस वजह से 2,41,000 करोड़ का ये जो बजट है, इसके जरिए आगे का क्या है एजेंडा। और चूंकि मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है सेकेंड टर्म का, अब 2024 का इलेक्शन भी नजदीक है, ऐसे में क्या इसके जरिए 2024 को साधने में भी मदद मिलेगी रेल मंत्री को? अगर आप पिछले 8 वर्ष की जर्नी देखें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में कंप्लीट एक कायाकल्प किया है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आप स्टेशंस को देखो, ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी को देखो, हर क्षेत्र में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। रेलवे में कई वर्षों से इन्वेस्टमेंट का डेफिसिट था, उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से पिछले 60-70 वर्षों में जितना ग्रो होना चाहिए था उतना ग्रो नहीं हुआ। मोदी जी ने आने के तुरंत बाद में 2014 के तुरंत बाद में सबसे पहले रेलवे के बजट को डबल किया, फिर और बढ़ाया, काम में गति आई, काम में तेजी आई, कई तरह के इनोवेशंस हुए। और अभी इस साल जो बजट दिया है 2,41,000 करोड़ का, उससे रेलवे के इन्वेस्टमेंट डेफिसिट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को फिलअप करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कई तरह की चीज़ें हैं, एक पैसेंजर की लाइफ को क्या क्या टच करता है, स्टेशंस, ट्रेन की क्वालिटी, सेफ्टी, टाइम पे आना, सफिशिएंट सर्विसेज अवेलेबल होना, इन सब पे सिग्निफिकेंट काम चल रहा है और काम आगे तेजी से जाएगा। कई नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे वंदे भारत आप सबने एक्सपीरियंस किया, बुलेट की स्पीड, बुलेट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जैसे वंदे मेट्रो, रीजनल ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन, इन सब कवच को 5G पे लेके जाना, इन सारे इनिशिएटिव्स पे काम किया जाएगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग 3 तरह की बातें आपकी ओर से की गई है और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। देखिए 12,000 ट्रेनें हर रोज हिंदुस्तान की सरकार की ओर से चलाई जाती हैं। आपने वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया, हाल ही में हम सब ने देखा था कई हादसों का शिकार होते हुए, और फिर अलग अलग जगहों पर कई विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए कि ये कौन सी वंदे भारत ट्रेन है जो आए दिन हादसों का शिकार हो रही है। उसको रोकने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? और बुलेट ट्रेन, क्या 2024 के इलेक्शन तक हमारे जो दर्शक इस वक्त बैठे हुए हैं उनको बुलेट ट्रेन की सवारी करने का मौका मिल जाएगा? डेफिनेटली मैं पहले बुलेट की बात बताता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी कार को अगर 100 की स्पीड पे चलाएं, किस तरह के उसमें वाइब्रेशन होंगे, कैसे उसको कंट्रोल करना होता है, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में काम, कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। आप देखें एज ऑन टुडे ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स पिलर्स बन चुके हैं, ऊपर गर्डर्स लग रहे हैं, तेज़ी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र वाला पोर्शन था जिसमें जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। जैसी सरकार बदली, शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने बहुत तुरंत ही सारे परमिशंस दिए। अब महाराष्ट्र में भी काम तेजी से चलेगा। बहुत ही माने अगर आप किसी भी बुलेट प्रोजेक्ट को दुनिया में देखें, अमंग द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन भारत में हो रहा है। आपने वंदे भारत की बात बोली, कोई भी ट्रेन जब 120, 130 या 150, 160 की स्पीड से चलती है, उसकी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए दुनिया में, चाहे अगर आप बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल देखेंगे, जो सामने वाला नोज पोर्शन होता है वो डिजाइन्ड टू डिसमेंटल। इसका कारण क्या है? कारण है कि हिंदुस्तान में हमारे सारे ट्रैक्स जमीन पे, सरफेस पे हैं। सरफेस पे ट्रैक्स है तो कैटल आएगा। एक कैटल की वेट होती है करीब करीब 250 किलोग्राम्स। तो उस केस में गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिज़ाइन का एलिमेंट है। और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से फेंसिंग का काम भी चल रहा है। फेंसिंग होने से अभी तो वेस्टर्न रेलवे में ऑलरेडी बड़ौदा के पास में एक सेक्शन में अच्छी फेंसिंग हुई है, तो उसमें कैटल का आना बंद हुआ है। तो फेंसिंग के जरिए से कैटल को रोका जाएगा। और साथ ही साथ बहुत जगह अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, बल्कि पिछले वर्ष में करीब करीब 1,000 के आसपास अंडरपास और फ्लाईओवर्स बने। तो उससे ट्रैक पे कैटल का या किसी का भी आना रुकेगा। बुलेट ट्रेन की सवारी हम लोग कब कर पाएंगे? कब मैं बुलेट ट्रेन के अंदर जाकर बोलूंगी कि मैं चित्रा त्रिपाठी बुलेट ट्रेन में हूं और यहां से हम तय कर रहे हैं एक अलग सा रास्ता? कोई एक तारीख, समय सीमा क्या तय की गई है सरकार? बहुत जल्दी। अभी सिविल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस साल रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन्स और सिस्टम्स, इन सब के टेंडर्स अवार्ड किए जाएंगे। इस साल उसका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। 2026 के अगस्त के महीने में टारगेट है
बुलेट ट्रेन को चलाने का। 2026 के अगस्त के महीने में। ठीक है, सभी को बेसब्री से इंतजार है। हाइड्रोजन ट्रेन की आपने बात की, अभी कारें तो चल नहीं पा रही हैं, ट्रेन को लेकर इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपकी ओर से शुरू की गई है। ये प्रोजेक्ट क्या है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हाइड्रोजन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी दुनिया में शायद 2 या 3 देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन की ट्रेन बना पाए, चला पाए। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पावर ट्रेन में लाना, तो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ये दिया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दुनिया में लीड लेना चाहिए। हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लीड लेना चाहिए। तो लीडरशिप लेने के लिए हाइड्रोजन में जितना भी सब कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, पावर ट्रेन, ट्रैक्शन, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल कंट्रोल, उन सब को ऑलरेडी डिज़ाइन करके टेस्ट किया जा चुका है। अब कंप्लीट सारे के सारे सिस्टम्स को एक ट्रेन में लगा के दिसंबर तक सिस्टम इंटीग्रेशन करके दिसंबर 23, इस साल के दिसंबर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ठीक है, क्योंकि यूपीए सरकार से हम तुलना करें 2013-14 का, उनका जो बजट था इस बार का आपका 9 गुना ज्यादा है। इस वजह से बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन रोजगार, चूंकि रेलवे हिंदुस्तान में रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जरिया है और विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार पर रोजगार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, जिसके बारे में आप जानते हैं? अगर हम देखें पिछले 8 वर्षों में ऑलरेडी 3,75,000 रोजगार रेलवे में दिए जा चुके हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। इसके अलावा रेलवे का जो पूरा परिवार है, रेलवे से जुड़े हुए बहुत कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं, कई तरह के रोजगार हैं, वो सब भी बढ़ रहे हैं। अभी 1,45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसमें। आप सोचो 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ पेपर लीक। ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब का, पीएम साहब का जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी का विजन है, जिस तरह से सरकार को एकदम पारदर्शिता के साथ चलाना है। आप देखो पास के स्टेट राजस्थान में जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट का काम चालू होता है, सबसे पहले पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है, किसके पास जाता है? वहाँ की सरकार समझे। लेकिन रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का काम चल रहा है, 1,45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और उसमें कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि रेलवे अगर 1 रुपए कमाता है तो 53 पैसे या तो सैलरी में या पेंशन में उसके खर्च हो जाते हैं। ऐसे में ग्रुप सी और डी में नौकरियों में कुछ कटौती की गई है। 72,000 पिछले 6 सालों का यह आंकड़ा था। तो अगर खर्चा इतना ज्यादा रहेगा, उसको रोकने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो नया बजट आया है इसके जरिए अब रेलवे की स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी, बदल जाएगी? देखिए, रेलवे का बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है। रेलवे पैसेंजर में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी कमोडिटीज है जिसको सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये जो सोशल ऑब्लिगेशन है, अगर आप केवल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो टोटल उसकी कॉस्ट करीब करीब साल भर पहले थी 59,000 करोड़। तो इट्स अ मैसिव नंबर। 59,000 करोड़ कई राज्यों का बजट के बराबर है। तो बहुत बड़ा भारत सरकार एक सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट को बेयर करती है, बहुत बड़ी सब्सिडी देती है। ऐसे में कॉमर्शियल व्यू पॉइंट से रेलवे कभी नहीं चलती है। रेलवे का एक बैलेंस्ड व्यू है, बिल्कुल। जहाँ पे कॉमर्शियल है वहाँ पे कॉमर्शियल, जहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है वहाँ पे सब्सिडाइज्ड, उसी तरीके से। विपक्ष आप लोगों के ऊपर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाता है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, तो उनके आरोपों पर क्या होगा आपका जवाब? रेलवे में निजीकरण, खर्चे के मद्देनजर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको निजी हाथों में सौंप कर उसके जरिए कमाई करना चाहता है रेलवे? देखिए, रेलवे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। बिल्कुल स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, देश की लाइफलाइन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस सिस्टम में हर एक चीज, रेलवे का ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी से लेके नीचे पटरी तक, ईच एंड एवरी सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन एवरी अदर सिस्टम। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी वजह से मैंने जिक्र किया कि 174 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है और हमारे वहां 2 करोड़ 23 लाख लोग एक ही दिन में सफर कर लेते हैं रेलवे से, तो उसके जरिए हम समझ सकते हैं। और इसी साल
हम अप्रैल के महीने में चीन को जनसंख्या के मामले में भी पीछे छोड़ देंगे। बड़ी आबादी ट्रेन से सफर करती है, आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। इतना भारी भरकम बजट है, लेकिन आम आदमी जो सवाल आपसे करता है कि उसको ट्रेन का टिकट चाहिए तो क्या वो आराम से मिल जाएगा, उसको वेटिंग लिस्ट के लिए लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनों के भीतर की साफ सफाई खासतौर से शौचालयों को लेकर, इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों की अभी रेलवे बेसिकली साल में कैरी करता है 800 करोड़ लोगों को, 800 करोड़, 8 बिलियन के आसपास रेलवे पैसेंजर्स को कैरी करता है साल में। डिमांड आज भी करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास है। यानी बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारी नई ट्रेन चलानी है, कई नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं। जैसे इस बार प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया वंदे मेट्रो का। बिल्कुल। वंदे मेट्रो के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं, 2 शहर जो कि 100, 70, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, उन शहरों के बीच में एक मॉडर्न, फास्ट मूविंग और अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली है, जैसे हर 1 घंटे में, हर 45 मिनट्स पे वो अवेलेबल हो, ऐसी सर्विसेज। उससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पे जो लोड होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई दिल्ली से, जैसे अगर हम उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली की मेट्रो देखें हम, दिल्ली गुड़गांव अलग अलग हिस्सों में जाती है, तो इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, कैसे 2 अलग जगहों को ये जो आपका वंदे मेट्रो है वो कनेक्ट करेगा? तो मेट्रो होती है शहर के अंदर की, बिल्कुल, और वंदे मेट्रो हुई 2 शहरों को जोड़ने वाली। जैसे मान लीजिए दिल्ली से जयपुर है, 250 किलोमीटर है, ये तो वंदे भारत के लिए सुटेबल है। लेकिन और पास पास के अगर 2 शहर लें, कानपुर और लखनऊ, इस तरह के जो 2 बिल्कुल पास के शहर हैं जो 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी में, उसमें फ्रीक्वेंटली चले कोई ट्रेन, हर 45 मिनट पे अवेलेबल हो, शटल की तरह अच्छी क्वालिटी की ट्रेन हो, वैसी ट्रेन है वंदे मेट्रो, जिसका कॉन्सेप्ट इस साल बनाया जा रहा है। अगले 12 से 16 महीने के अंदर अंदर पहली ट्रेन बन के, प्रोटोटाइप बन के तैयार होगा। ट्रेन ह्यूमन ट्रैवल की चीज़ है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साल भर उसको टेस्ट करेंगे, बिल्कुल। टेस्ट करने के बाद में उसको फिर मैसिव प्रोडक्शन करेंगे। एक चीज जो हमने देखी है बीते कुछ सालों में, साफ सफाई जो एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था खासतौर से रेलवे स्टेशन का, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब आप चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन जाइए या फिर देश के कुछ और हिस्सों में, वहां पर साफ सफाई दिखाई देती है। लेकिन ये जो समय पर पहुंचना, कि अगर सुबह 10 बजे तक ट्रेन पहुंचा देगी, वो कागज में तो लिखा रहता है, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी, इसको दुरुस्त किए जाने को लेकर रेल मंत्री का क्या बड़ा प्लान है? बहुत चेंज आ चुका है। आज पंक्चुअलिटी करीब करीब, अगर पिछले 4 महीनों की पंक्चुअलिटी देखें, करीब करीब 91% के आसपास है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रेन में और हाईवे में। अगर हम देखें, हाईवे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर भीड़ है, साइड से निकल गए, नीचे उतर के वापस हाईवे पे चढ़ गए, ट्रेन नीचे पटरी से उतर के वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती। ट्रेन के कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं। नेटवर्क में कैपेसिटी की सिग्निफिकेंट और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के ऊपर एम्फेसिस दिया है, फोकस लाया है, इस फोकस से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। यूपीए के ज़माने में साल के करीब करीब 1800 किलोमीटर के आसपास नई पटरियाँ जुड़ती थी। इस साल 4500, मतलब जो 4 किलोमीटर पर डे था नई पटरी बिछाने का, वो अब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर पर डे पे आ गया है। अगर हम पिछले मतलब 2014 से पहले के 60 साल देखें, उसमें करीब 32 या 33 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हुआ था। इन 8 सालों में 34,000 किलोमीटर से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है रेलवे में, और उसके जो परिणाम लॉन्ग टर्म होते हैं, उससे आज सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है। ज़्यादा ट्रैफिक रेलवे लेके जा पा रहा है, बेटर ट्रेन्स हैं, बेटर सर्विसेज हैं। टॉयलेट्स में देखोगे, अभी आपने देखा, अभी हाल ही में टोटली एक नया डिज़ाइन टॉयलेट्स का अप्रूव किया गया था। उससे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 40,000 के आसपास कोचेस का कंप्लीट रेनोवेशन हो जाएगा। नई अच्छी टॉयलेट्स और अच्छी ट्रेन। वंदे भारत में अगर आप बैठिए, किसी भी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन के कंपैरिजन में ये ट्रेन कई पैरामीटर्स में बेटर निकलती है। ट्रेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने निवेश किया। आप वंदे भारत का जिक्र कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन, और उसके बाद वंदे मेट्रो को भी लेकर सरकार का बड़ा प्लान है। लेकिन आमतौर पे आप ट्रैफिक का जिक्र कर रहे थे। जब भी कोई एग्जाम आते हैं, खासतौर से छात्रों को लेकर,
या फिर दूसरी तरफ कोई त्योहार आ जाए तो हम देखते हैं अचानक से ही भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यूपी बिहार के रेलवे स्टेशन आप देख लें, मुंबई के रेलवे स्टेशन देख लें, अचानक से बाढ़ सी आ जाती है लोगों की। उसको रोकने के लिए और लोगों को सही तरीके से पूरी सहूलियत के साथ यात्रा कराने को लेकर आपको क्या बड़ा प्लान तैयार करने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत एक्सट्रीम पीक ट्रैफिक वाले पीरियड्स होते हैं। उसमें सारी दुनिया में हर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में स्पेशल ट्रेन स्पेशल सर्विसेज चलाई जाती है। रेलवे ने भी पिछले छठ में करीब करीब 300 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई थी। सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नंबर में चलाई जाती है, इस आगे भी चलाई जाएंगी। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है, नई पटरियां बन रही है, बड़े शहरों के बाईपासेस बन रहे हैं, नए स्टेशंस बन रहे हैं, यार्ड्स चौड़े हो रहे हैं, उन सब से आने वाले दिनों में रेलवे की कैपेसिटी बहुत बढ़ने वाली है। अमृत काल का बजट इसको करार दिया जा रहा है और अब आप लोग अमृत भारत स्टेशन बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। 1200 से कुछ ज्यादा कुछ स्टेशन के कायाकल्प की आप लोगों की परियोजना है। तो किस तरीके से जो रेलवे स्टेशन है उनका कायाकल्प, क्योंकि बजट इतना ज्यादा है तो खर्च कहां कहां करेंगे ये तो देश जानना चाहता है, तो इसके कायाकल्प को लेकर क्या है आपकी तैयारी? स्टेशंस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपने देखा होगा गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन, बैंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बने, बहुत अच्छे स्टेशंस बने। उससे जो एक्सपीरियंस आया है उस एक्सपीरियंस से अब मैसिव तौर पे स्केल अप किया जा रहा है स्टेशंस का रीडेवलपमेंट। सारा फोकस है स्टेशन सिटी का, अर्बन स्पेस का एक बड़ा हब बन के निकले। कैसे हब बन के निकले? आप सब जानते हैं कि स्टेशन शहर के बिल्कुल अंदर होते हैं। वहां पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक अच्छा सा रूफ प्लाजा बने। फिर शहर स्टेशन के दोनों तरफ ग्रो हो गया है, तो स्टेशन शहर को जोड़ने वाला बने, ऐसा प्रधानमंत्री जी का विजन है। हम लोग, बड़ी मज़ेदार बात है, हम लोगों ने करीब 50 स्टेशन की डिज़ाइन लेके गए थे। 2-2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन चला। 2-2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना है, खूब अच्छी डिज़ाइंस बनी, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है। पीएम साहब ने उसको अप्रूव ही नहीं किया। हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में ऑफिस से वहाँ से बाहर निकले, कॉन्फ्रेंस रूम से, एकदम हमारे लटकाए हुए मुंह लटकाए हुए बाहर निकले कि क्या हो गया, इतनी मेहनत की लेकिन अप्रूवल नहीं मिला आज। वरना पीएम साहब जैसी कोई अच्छी चीज़ होती कहते हैं कि आगे बढ़ो। तो ऐसी परिस्थितियां बनी। तो रात में 11 बजे फ़ोन आया, पीएम साहब बोले कि आज के लिए ये स्टेशन की डिज़ाइन ठीक है, लेकिन अश्विनी 50 साल आगे का सोचो, शहर कैसे ग्रो करेगा, शहर की नीड्स कैसी है, शहर के दोनों हिस्से कैसे जुड़ेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स को कहाँ पे जगह मिलेगी, हर चीज का सोच के डिजाइन बनाओ। ऐसा विजन है पीएम साहब का। वापस गए, पुरानी सारी की सारी डिजाइन्स को श्रेडर में डाला, फिर नई डिजाइन्स बनाई। 2 महीने लगे, सब नए आर्किटेक्ट्स बुलाए, टाउन प्लानर्स को बुलाया, सबको बुला के सब जगह के मास्टर प्लान बनवाए। मास्टर प्लान बना के फिर आगे बढ़े, तब जाके पीएम साहब ने कहा आगे बढ़ो। तो अगले 25 या 50 साल का क्या है विजन? आप किस तरह से पूरा कायाकल्प करने की तैयारी है? क्या खास बातें? 3 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं उसमें। सबसे बड़ा एलिमेंट है मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि शहर में किस तरह से ग्रोथ हो रही है। आप देखोगे स्टेशन तो बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन उसमें जो जाने वाली रोड है वो अगर ठीक से नहीं बने, तो शहर के डेवलपमेंट के ग्रोथ के साथ उसकी मास्टर प्लानिंग, जिससे कि फेज बाय फेज काम आगे बढ़ाया जा सके, पहला। दूसरा, शहर के दोनों तरफ बराबर की ग्रोथ आजकल सब जगह है, तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बने। तीसरा, नई अर्बन स्पेस बने। अर्बन स्पेस कैसे बने? जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो इसमें पटरियों के ऊपर बड़ी सी रूफ प्लाजा, और जो बहुत ही डेंस एरियाज में वहां पे 1 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर, जहां जरूरत है 3 फ्लोर। तो ये सारी चीजें जो कि पैसेंजर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए एक नई फैसिलिटी क्रिएट करे
वो विजन है पीएम साहब का, उस विजन से काम करें। ये भविष्य की योजनाएं हैं जिसका बड़ा सा खाका आपने देश के सामने रखा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको वर्तमान में लेकर आती हूँ। देखिए अभी ये काम चल रहा है, आज क्या है, आज के काम है, ये वर्तमान के काम है, भविष्य नहीं है। अभी हाल ही में गुजरात के विधानसभा चुनाव पूरे हुए, जिसमें आप लोगों को छप्पर फाड़ कर बहुमत भी मिला है। फिर अभी 9 राज्यों में होने हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है। गुजरात इलेक्शन जब मैं कवर कर रही थी, गोधरा रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंची थी चुनावी कवरेज के लिए। वहां पर एक परिवार मुझे ऐसा मिला जो बुजुर्ग थे, और उनसे मैंने पूछा कि वो किसको वोट करेंगे, तो वो उन्होंने पहले तो गोल गोल घुमाया, फिर उन्होंने कहा बीजेपी को। फिर उसके बाद वो उतर आए ये कहते हुए कि बहुत सारी ऐसी परेशानी है, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रेलवे जो रियायत देता था 2020 में आप लोगों ने कम कर दिया, खत्म कर दिया। अब उसको लेकर उन लोगों की मांग है, वो बेचारे मजबूरी में कहते वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन रेल मंत्री से मिलिएगा तो हमारी ये बात पहुंचा दीजिएगा। तो अब आप मिले हैं तो बुजुर्गों को जो रियायत दी जाती थी, जिसको सरकार ने खत्म कर दिया, क्या उसको दोबारा शुरू करने की योजना है? स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूँ, समय समय पे रेलवे ने अपने सोशल ऑब्लिगेशन में बहुत काम किए हैं, भविष्य में भी बहुत करेंगे। आज भी हर एक पैसेंजर को 55% कंसेशन मिल रहा है। रेलवे कंसेशन देने में पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 59,000 करोड़ रुपीस का सब्सिडी दे रहा है। भारत सरकार की जो रेलवे के प्रति भावना है वो सोशल ऑब्लिगेशन की भावना है, उसी तरीके से काम हो रहा है। सभी को 55% कंसेशन ऑलरेडी मिल रहा है, और इस तरह के सोशल ऑब्लिगेशन के निर्णय समय समय पे लिए जाते हैं। ठीक है, चूंकि जब से रेल बजट एक साथ आने लगा, उसके पहले की मैं बात करूं जब वो अलग से प्रस्तुत किया जाता था, तब चुनाव जीतने का एक बड़ा जरिया भी वो हुआ करता था। लेकिन अब उसमें परिवर्तन आ गया है। ये अलग बात है कि आपको अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है 2,41,000 करोड़ का, जिसका जिक्र यहां पर बार बार किया जा रहा है। इसके जरिए चुनावी राज्यों को भी बड़ी बड़ी सौगातें आपकी ओर से दी गई हैं। आज कई दिन भर हमारे साथ अलग अलग दलों के नेता भी यहां पर है, खासतौर से बीजेपी वाले बड़े खुश नजर आए कि हमें हमारे वहां रेल को लेकर ये प्लान है, वो प्लान है, उसका विस्तार से जिक्र करते हुए नजर आए। तो सरकार की नजर है कि जो चुनावी राज्य हैं वहां पर रेलवे की ऐसी सौगात दे दो कि बीजेपी के अच्छे दिन अगर कहीं पे नहीं चल रहे हैं इस वक्त, तो वहां पर भी आ जाए। तमिलनाडु में चुनाव है क्या? नहीं है। यूपीए के समय में जितना अलॉटमेंट होता था तमिलनाडु के लिए, उसका करीब करीब 7 गुना एलोकेशन है। केरल में चुनाव है क्या? यूपीए के समय में जितना एलोकेशन मिलता था उसका करीब करीब 8 गुना एलोकेशन है। हर एक स्टेट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन है। और देखो, मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से डेवलपमेंट में मोदी जी ने आज तक कभी भेदभाव। अभी मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी है तो वहां पे जाता हूं, वहां पे देखता हूं जो वर्ग जिन्होंने कभी हमको मतलब एक किसी भी तरीके से देखें जी, हर एक समुदाय के लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं, हम अगर उनको जाके पूछे आपको आवास योजना मिली, कहते हैं हमको आवास योजना मिली। कोई भेदभाव हुआ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कहीं पर भी मोदी जी का एक भी ऐसा आप मुझे एग्जाम्पल बताओ जिसमें भेदभाव किया हो। बहुत स्पष्ट तौर से समावेशी, इंक्लूसिव, सभी को साथ लेके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट से सभी को साथ लेके डेवलपमेंट का ये प्लान है। आप और ये कंसिस्टेंट प्लान है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार की। देखो 2020 में 3.5 लाख करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, 2021 में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 2022 में 7.5 लाख करोड़। तो क्या 2021 और 20 और 22 में चुनाव थे? बात चुनावों की नहीं है, बात है कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने के लिए जो कुछ भी करना है, जिस तरह की फाउंडेशन ले करनी है, वो फाउंडेशन आज से ले करनी पड़ेगी, आज से मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कई वर्षों तक मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा जो गोल है विकसित राष्ट्र बनने का, वो अचीव करना ही पड़ेगा, और उसकी ये सब फाउंडेशन। दुनिया के दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें तो रेलवे में अभी भी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो आपकी तैयारी 2047 की है, लेकिन इसी के साथ हम आ जाते हैं, आपने केरला का, तमिलनाडु का जिक्र किया, जो बॉर्डर एरिया हमारे देश के हैं, चीन के मुकाबले हमारी स्थिति कमजोर नजर आती है बहुत ज्यादा। वहां पर ट्रेन को सही तरीके से चलाने के लिए, वहां पर अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए आप लोगों की क्या है तैयारी?
बहुत अच्छी तैयारी है। करीब करीब जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जी। सभी के कैपिटल तक रेलवे का जाल तेजी से बिछ रहा है। अगर आप जाके देखें मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, हर एक जगह पे, अरुणाचल में, हर एक जगह पे, सिक्किम में, हर एक जगह पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए इतनी तेजी से प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। तो किसी भी तरीके से देखो आप, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, अगर वो काम 30 साल 40 साल पहले चालू होता तो परिस्थिति ऐसी नहीं होती। बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे, कंप्लीट डायरेक्शन चेंज हुई है 2014 में डेवलपमेंट की। एक छोटा सा जवाब चलते चलते, ट्रेन के छुक छुक लोगों की धक धक बढ़ा देती थी एक वक्त पर, तो क्या अब आप आश्वासन देना चाहेंगे कि वक्त गुजर चुका है और रेलवे आधुनिक तौर पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट विजन है। रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन से ही देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। रेलवे गरीब, वंचित, आदिवासी, मजदूर सभी का सबसे सुगम साधन है। ऐसे साधन को जितना मजबूत किया जाए उतना मजबूत करा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। रेल मंत्री जी, आज तक के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।